जो जनरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम था उसको भी हम क्विकली देख लेंगे। एज सच आपको जो कोई आएंगे तो फिजियोलॉजी के सारे क्वेश्चंस है ना, इसमें एनाटॉमी में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर आपको बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये ब्लड वेस्कल सिस्टम में और लिम्फ सिस्टम में डिवाइडेड कर देते हैं, इसको हम डिवाइड होता है ये, ठीक है। ब्लड वेस्कल सिस्टम में दोनों आर्टीरियल और वीनस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। हार्ट है, आर्टरीज हैं, ये तो बेसिक है ना, सारी चीजें आपने कवर की होती है, आपको पता है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे प्लीज। पोर्टल सिस्टम में एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट इज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल कैन बी वीनस, इट कैन बी आर्टीरियल, ठीक है। तो वीनस में आप देखो कि 2 सेट ऑफ कैपिलरीज हैं और फिर एक दरमियान में मेन है जो दोनों कैपिलरीज को कनेक्ट कर रही है। जो पोर्टल सिस्टम हम पढ़ते थे, पोर्टल वेन जो हमने पढ़ी थी, उसमें अगर देखें तो ये डिसाइन के साथ है, फिर एक पोर्टल वेन है और फिर एक लिवर के अंदर है, और फिर ये सिस्टमिक वेन में ड्रेन कर जाता है, दिस इज नोन एज द पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम में 2 सेट ऑफ कैपिलरीज हैं joined by a large vein and eventually second set drains into the systemic vein। तो ये तो venous हो गया। आर्टेरियल का एग्जांपल बताइए। क्वेश्चन क्या है, आर्टेरियल क्या? देखो ये तो 2 सेट ऑफ वेन्स है ना, कम्युनिकेट कर रही हैं आपस में, तो आर्टरीज भी कहीं पे आपस में करती हैं, 2 सेट ऑफ कैपिलरीज। एनास्टोमोसिस पल्मोनरी आर्टरीज, नहीं, ग्लोमेरुलस के अंदर भी देखा था हमने, आफ्फरेंट इफरेंट जो होती है, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल। अब कैपिलरीज जो होती हैं, दे आर थिन वॉल ट्यूब्यूल्स विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ 4 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। जहां जहां पे एक्सटेंसिवली एब्जॉर्प्शन होनी है, एक्सटेंसिव फंक्शन होने हैं टिश्यू ऑर्गन्स में, दे आर प्रेजेंट ओवर देयर। अब ये हमें याद करना है कि ये 3 सेट ऑफ कैपिलरीज हैं, इस पे हमारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसमें आप देखो कंटिन्यूअस कैपिलरीज हैं, फेलिसिटेड कैपिलरीज हैं और डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज हैं। आपने ये 3 याद रखनी है। कंटिन्यूअस कैपिलरी का मतलब क्या है? कैपिलरी में याद है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, रेस्टिंग ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये देखें कि जो इसको लाइन कर रहा है ये वाला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और जो रेड नजर आ रहा है आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सारे कंटिन्यूअस हैं, कोई ब्रेक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें ये एपिथेलियल सेल्स के दरमियान भी टाइट जंक्शंस होंगे, ठीक है, और कंटिन्यूअस बेसल लैमिना होगा। जो चीज भी यहाँ से ब्लड से बाहर आनी है या बाहर से अंदर आनी है, इट हैज टू पास थ्रू दी एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है ना। स्क्वैमस सेल से गुजर के जाएगी, वापस आएगी, वो अलाउ करेंगे तो जाएगी कि नहीं करेगी, नहीं करेंगे तो नहीं करे जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहाँ पे होंगी? जहां जहां ब्लड ब्रेन बैरियर बनेगा या बैरियर्स बनेंगे ना, वहां पे कंटिन्यूअस कैपिलरीज होंगी। ब्लड थायमिक बैरियर है, ब्लड टेस्टिस बैरियर है, इस सब जगहों पे कंटिन्यूअस कैपिलरीज होंगी। ब्रेन में मोस्टली सारी कंटिन्यूअस कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब फिर आगे देखो तो ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं। इसमें क्या होता है कि ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में फेनेस्ट्रेशंस होती है, बेसल लैमिना कंटिन्यूअस है, सिर्फ छोटे छोटे पोर्स डेवलप होते हैं इसके अंदर। जो हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसमें पोर्स होते हैं, और ये पोर्स होते हैं, हो सकता है इनको भी कोई कवरिंग डायफ्राम लाइन कर रहा हो। कवरिंग डायफ्राम से मकसद ये होता है कि ये कवरिंग डायफ्राम जो होता है ये कोई ना पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, कभी पॉजिटिव को, या एक साइज मॉलिक्यूलर वेट का जिसका होगा किसी आयन का, तो उससे बड़े को वो अलाउ नहीं करेगा, सेलेक्टिव परमेबिलिटी दे देगा, ठीक है। तो ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हम कहते हैं मोस्टली जहां पे हमें क्विक अब्जॉर्प्शन चाहिए, हमें किडनी में कहीं पे प्रेजेंट होंगी ये, फिर उसके अलावा हमारे पास ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होंगी प्रेजेंट फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये एग्जांपल में आपका एमसीक्यू आ सकता है। बाकी जो मैंने पीछे आपको जल्दी से रश अप किया वो इसलिए कि वो बेसिक नॉलेज है, वो आपको ऑलरेडी पता है। डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज होती है, इनको हम साइनोसाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये साइनोसाइड्स जो है हमें याद रखने, स्प्लीन में होंगे और लिवर में होंगे। इसमें तो देखिए आप
एक बेसल लेमिना भी टूटा हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा जो फेनेस्ट्रेशन भी प्रेजेंट है, तो इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स भी बहुत सारी हैं। तो ये जो है ना, ये डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज जिसको हम साइनोसाइड्स, इनका साइज ही बहुत बड़ा होता है। जो टिपिकल अपीयरेंस इनकी होगी वो लिवर में होगी, इसको हम लिवर साइनोसाइड कहते हैं, और इनके साथ मैक्रोफेजेस भी होते हैं। तो जो लिवर में साइनोसाइड होते हैं, उनसे जो मैक्रोफेजेस होंगे उनको हम क्या कहते हैं? कुफर सेल्स कहते हैं। कुफर सेल्स। कुफर कुफर सेल। सेल्स कहते हैं। तो मगर जब साइनोसाइड जो स्प्लीन में होते हैं, इनकी थोड़ी सी अपीयरेंस डिफरेंट होती है, होते ही ऐसे ही है, मगर देखो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे तो ये पूरे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, और ये जो है ना परपेंडिकुलरली पड़े हुए हैं, वेसल की जो फ्लो है ऐसे परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। वहां पे राइट एंगल में पड़े होते हैं। कैसे पड़े होते हैं कि वो, और उनके उनके सेल्स के लोकेशन, उसमें तो बेसल लेमिना होता ही नहीं है स्प्लीन के अंदर, उसमें रेटिकुलर फाइबर्स उसको जो है ना वो से एक बैरल को नहीं इंक्लोज करते। आप देखे होंगे अपने कंस्ट्रक्शन साइट से बैरल्स पड़े होते हैं, उनके आगे पीछे लोहे की तारों को ऐसे इकट्ठा करके रखा होता है। तो जो लोहे की तारें होती हैं, देयर आर रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स इनको बाउंड रखते हैं, और इनका डिसकंटिन्यूअस इनका एंडोथेलियम होता है, और उसको हम जो है ना उसमें से ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जो डिरेंज्ड है, दे इजीली पास इनसाइड दी स्प्लीन, और फिर वो जो है ना उनको मैक्रोफेजेस खा जाते हैं और डिग्रेड कर देते हैं, और हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है। कंटिन्यूअस कैपिलरी, ठीक है, ब्रेन कैपिलरीज का एग्जांपल है, ब्लड ब्रेन बैरियर में होंगी, ठीक है। और ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बनता है? इसमें आप देखें कंटिन्यूअस कैपिलरी आ जाती है, और एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर में जो हमने पढ़े थे, ग्लायल सेल्स थे ब्रेन में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फेनेस्ट्रेशन में आप देखेंगे, फेनेस्ट्रेशन है, बेसल लेमिना जो है वो कंप्लीट है, मगर वो उसमें एंडोथेलियल सेल्स में गैप है। साइनोसाइडल की जो हालत देखिए जैसी है, इसमें बहुत सी फेनेस्ट्रेशंस हैं, डिसकंटिन्यूअस, इसमें बेसल इनकम्प्लीट बेसल लेमिना है, इसको हम साइनोसाइडल कैपिलरीज कहते हैं। देन वी हैव गॉट द आर्टेरियल एनास्टेमोसिस, जो कैपिलरीज में आर्टरियोल्स, जब कैपिलरीज सॉरी जब आर्टरीज डिवाइड करती हैं, स्मॉल हो जाती हैं, तो दे आर नोन एज द आर्टरियोल्स। जी जी मैम फेनेस्ट्रेटेड की एग्जांपल क्या होगी? जो फेनेस्ट्रेशन की है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड, जी मैम, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा इंटेस्टाइन में भी, क्योंकि जहां पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होनी है ना, तो वहां पे जल्दी सी चीज बनी है फौरन ब्लड में जाए, ठीक है। अब Okay, ये ma'am, कैपिलरी क्या है जी, ये इसको जो है ना वो these are the arterioles, small arterioles हैं। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं बेसिकली स्मूथ मसल जो है ना, इन मसल्स में स्मूथ मसल कहीं कहीं जगहों पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो होते हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो है ना वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। they basically they help in the increase in the blood pressure. अब वेसल वॉल में हमें पूछ लेते हैं कि क्या क्या होता है वेसल वॉल के अंदर। चाहे आर्टरी हो या वेन हो, तो उसकी वेसल वॉल में जो इनरमोस्ट लाइनिंग होती है, जैसे ट्यूनिका इंटिमा, जो दरमियान में होगी, मीडिया मिडिल से याद रखिए, और जो एडवेंटिशिया है वो आउटर मोस्ट होती है। तो हर वेसल वॉल, चाहे वो आर्ट्रियोल हो, चाहे वो मस्कुलर आर्टरी हो, चाहे वो इलास्टिक आर्टरी हो, चाहे मस्कुलर वेन हो, चाहे मस्कुलर इलास्टिक वेन हो, बड़ी वेन जितनी होंगी वो इलास्टिक होती है, बड़ी आर्टरीज एओर्टा, कॉमन कोरोटिड आर्टरी, दे आर इलास्टिक आर्टरीज, ठीक है। और जो मस्कुलर आर्टरी है, जो ब्रेकियल आर्टरी है, अल्नर आर्टरी है, फेमरल आर्टरी है, दे आर ऑल मस्कुलर आर्टरीज, ठीक है। मैं कर्सर नहीं कर रहा काम, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि ट्यूनिका इंटिमा क्या होता है। इनरमोस्ट लेयर होती है इंटिमा जो, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम था, इसको हम यहाँ पे एंडोथेलियम कह रहे हैं, ठीक है। तो ट्यूनिका इंटिमा की लेयर्स क्या होती हैं कि एंडोथेलियम होता है और फिर एक इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है। तो ये दो चीजें, और इसके दरमियान में थोड़ा सा टिश्यू होता है, तो वो तीनों चीजें मिलके जो है ना, दे मेक अप द ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका कर्टन को कहते हैं, कर्टन से बन रहे हैं, ठीक है। फिर एक मिडिल लेयर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। अगर तो मस्कुलर आर्टरी होगी तो यहाँ बहुत सारे मसल्स हो जाएंगी, स्मूथ मसल्स होंगे, ठीक है। 20 to 40, मीडियम में 20 to 40 तक हो जाते हैं। फिर आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एडवेंटिशिया की होती है, ये टिश्यू से बनी होती है, कोलेजन फाइबर से, और ये इसमें
रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, और देयर इज अनदर लेयर व्हिच इज नोन एज द एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। अब देखो ट्यूनिका इंटीमा को जो मीडिया से सेपरेट करती है दैट इज नोन एज द इंटरनल इलास्टिक लेमिना, और जो एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना है वो मीडिया से एडवेंटिशिया को सेपरेट करती है। तो आपने जो डिफरेंस याद रखना है कि ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया का, वेसल वॉल का, बस आप ये जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि हमारे पास एक आर्टरी है और एक वेन है, ठीक है। आर्टरी वेन में हम साइज से कह देते हैं, एक लार्ज साइज आर्टरी है जो कि एओर्टा है, ठीक है, एक मीडियम साइज आर्टरी है जो कि ब्रेकियल आर्टरी है, एक स्मॉल आर्टरीओल्स है जो ना बॉडी के अंदर स्प्रेड हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी आर्टरी होगी वो एओर्टा होगी और वो इलास्टिक आर्टरी होगी। सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पे इलास्टिक कंपोनेंट आ जाएगा बहुत ज्यादा, और इलास्टिक शीथ की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो और जब आर्टरी की हम बात करेंगे तो उसका मीडिया बहुत थिक होगा, उसका एडवेंटिशिया जो है ना आर्टरी का ल्यूमन रेगुलर है, इसका ल्यूमन इरेगुलर है, ठीक है। इसकी वॉल कम थिन है, इसका डायमीटर बड़ा होता है, और जो कोलैप्स होता है मोस्टली वैल्व्स भी होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। इसमें बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स नजर आ रहे हैं आपको ट्यूनिका मीडिया के अंदर। एडवेंटिशिया बहुत थिन है, एंड दिस वन इज द एंडोथेलियम। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये जो लिपिड और कैल्शियम डेब्री होते हैं, दे गेट डिपॉजिटेड अंडरनीथ द एंडोथेलियम, इसमें फाइब्रस कैप्स ही बन जाती है, ठीक है। और ये जो है ना, और ये फिर एक साइड बना, फिर इसका एक और प्लाक बनेगा, दैट लीड्स टू द नैरोइंग ऑफ द वेसल, दैट इज नोन एज द एथेरोस्क्लेरोसिस। मस्कुलर आर्टरी में ज्यादा मसल्स होते हैं, 20 to 40 होंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें ट्यूनिका इंटीमा है, ठीक है, फिर इसके बाद सारी मस्कुलर लेयर है, एडवेंटिशिया बहुत थिन होती है आर्टरी के अंदर। स्मॉल आर्टरी में 8 to 10 लेयर्स आ जाएंगे स्मूथ मसल की। आर्ट्रियोल्स में 6 लेयर्स होती है, नॉट मोर देन 6 लेयर्स, ठीक है। ये आर्ट्रियोल है। Veins are thin walled, ठीक है, they're always found in the collapsed state. The tunica media does not look as well organized as that in the artery or arteriole, ठीक है। ये आपको बस ये मेन फीचर याद रखना है आर्टरी और वेन के अंदर, और डिटेल आपको उतनी नहीं जरूरत। वेन वाल्व से होते हैं बेसिकली, ये ट्यूनिका इंटीमा से बने होते हैं, दे कवर्ड बाय लेयर ऑफ एंडोथेलियम, ठीक है। और डायरेक्शन बिल्कुल सेट होती है कि ब्लड फ्लो को तरफ करते हैं, ठीक है। जब डायरेक्शन खराब हो जाती है, ये वाल्व्स खराब हो जाते हैं, तो फिर वो पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, इसमें वेरिकोज वेन्स भी हम कह रहे हो। तो वो फिर वेरिकोज वेन्स होती है, वाल्व की डायरेक्शन जो होती है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। वाल्व्स हार्ट की वाल्व में सबसे बाहर एपिकार्डियम है, सेंटर में मायोकार्डियम है, देन वी हैव गॉट द एंडोकार्डियम। दिस इज द मायोकार्डियम,
Endocardium is just like the when we discuss about the simple epithelium, तो endocardium में जो lining होती है, that is the simple squamous epithelium. Then there's another term which is known as the vasa vasorum. ये भी कभी MCQs आते हैं, मैंने इसलिए डाल दिया था. Vasa vasorum आपको नजर आ रही हैं, they are the vessels of the vessels. यहाँ पे देखें, they are the sorry. They are the vessels of the vessels. आपको नजर आ रही है. अब वाजा वजोरम किन में ज्यादा होगा? ज्यादा वेन्स में होगा, बिकॉज वेन्स में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. वाजा वजोरम अब ज़ाहिर जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है वेसल के अंदर, वो जो है ना मैक्सिमम मीडिया के मिड तक उसको न्यूट्रिशन देता है. बाहर से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां से जो आर्टरीज पास से गुजर रही हैं, उनकी स्मॉल ब्रांचेस वेसल वॉल के थ्रू अंदर आती हैं और स्मॉल आर्ट्रियोल्स देती हैं, और दे आर नोन एज द वाजा वजोरम. वेसल्स ऑफ द वेसल्स को हम वाजा वजोरम कहते हैं. इसका नर्व्स भी जो है ना वो सप्लाई कर रही होती हैं इसको, वेसल वॉल को. ठीक है. अब जो वेस्कुलर पैटर्न है जो सर्कुलेशन का, जो आर्टेरियल एनास्टोमोसिस है, ठीक है, और इट मे बी एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस, इट कैन बी पोटेंशियल. ठीक है. एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस कौन सा होता है? बताइए, सब चले तो नहीं गए? एंड टू एंड एनास्टोमोसिस मेन आर्टरी है ना. देखिए, अगर हम पामर आर्च की बात कर रहे हैं, वो पामर आर्च का एग्जांपल दे रहा है, तो रेडियल आर्टरी की ब्रांच है और अल्नर आर्टरी की ब्रांच है, वो डायरेक्टली जाएंगी, एक्चुअली ये दोनों आर्टरीज आपस में एनास्टोमोस कर देंगी. उसको हम ये एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस जो प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड टू एंड आर्टरीज की ब्रांचेस एंड टू एंड मीट कर जाती हैं. वो पर कहीं पे आर्चेस बना रही है, पामर आर्च बना रही है, पाम में प्लांटर आर्च बना रही है, ब्रेन में सर्कल ऑफ विलिस है, लेकिन यहाँ से दो आपकी ब्रांचेस वहां से गई, बेसिलर आर्टरीज हैं, फिर उसमें वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, तो वो एंड टू एंड एनास्टोमोस कर रही हैं. तो ये एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस है. इंटेस्टाइनल आर्केड्स हैं, लेवल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरीज हैं, ये सारी इसमें एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस में आती हैं. ये भी एमसीक्यूज में आती है. ठीक है. सेकंड टाइम होता है जो टाइप ऑफ पोटेंशियल वाला होता है. बड़ी आर्टरीज तो फिर रही है ना आपस में, मगर उसके साथ छोटी छोटी आर्टरीज हैं. ठीक है. ये तो आप देखें, ये पामर आर्च दिखाई हुई है, एक सुपरफिशियल पामर आर्च होती है, एक डीपर पामर आर्च होती है. ठीक है. हमने ये पढ़ा था फर्स्ट सेकंड ईयर में कि जो सुपरफिशियल पामर आर्च है वो एक मेन आर्टरी की कंटिन्यूएशन है और डीप भी मेन आर्टरी कंटिन्यूएशन है. पोटेंशियल में क्या होता है? पोटेंशियल में क्या होता है कि आप कॉर्नरी आर्टरी पोटेंशियल वाला एग्जांपल है. ठीक है. मेन कॉर्नरी आर्टरीज जो है ना आपस में, इनकी छोटी ब्रांचेस होती हैं, वो आपस में एनास्टोमोस कर रही होती हैं. ठीक है. टर्मिनल आर्ट्रियोल्स होती हैं, हो रही कर रही होती हैं, मगर अब जैसा अगर मेरे अंदर ये ऐसी आर्टरीज हैं जो कि जो टर्मिनल आर्ट्रियोल्स हैं कॉर्नरी आर्टरी के, आपस में एनास्टोमोस कर रहे हैं, मगर मैंने कोई ऐसी मेहनत ही नहीं की कि मैं उनके अंदर इसको रेटिनल सर्कुलेशन को डेवलप कर सकूं. वो कैसे डेवलप होंगी? अगर मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती, वॉक करती, तो ये पोटेंशियल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस खुले हुए होते. ठीक है. ये होते हैं, मगर इनको जो है ना ये अगर खुदा ना खासा सर्टन ऑक्लूजन होती है किसी मेन आर्टरी की, तो ये अगर तो ये डायलेट नहीं हुए, ठीक है, तो वो फिर ओपन नहीं होते, तो दैट लीड्स टू दी बेसिकली वो जो ये जो ना वो लॉस हो जाता है. ठीक है. लॉस हो जाएगा, या पार्ट ऑफ हार्ट जो है उसकी हो जाएगी, या कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, और दैट इज बिकॉज ये जो पोटेंशियल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस था ये ओपन अप ही नहीं हुआ. ठीक है. तो इसका एग्जांपल जो है कॉर्नरी आर्टरीज हैं, कुछ कॉर्टिकल ब्रांच ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं, वो इसमें एग्जांपल में आती हैं. ठीक है. जो नॉर्मली अपने ऑफिस पे साइकिल पे जा रहा है उसके पोटेंशियल खुले हुए होंगे, जो गाड़ी में बैठ के सेडेंटरी लाइफस्टाइल को गुजार रहा है तो उसके ये खुले हुए नहीं होंगे, तो फिर उसको फायदा नहीं होगा, इनका होने का कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है. अब जो हमारे पास वो जो हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होंगे, वो कुछ वो भी होते हैं जो बिल्कुल एंड आर्टरीज होती हैं, कोई एनास्टोमोसिस नहीं है, बस एक ब्रांच गई है, बस सप्लाई किया है, खत्म. ठीक है. इसमें से एग्जांपल एंड आर्टरीज में कोई एनास्टोमोसिस नहीं होता. रेटिना की जो सेंट्रल आर्टरी होती है, ठीक है, इसमें इस तरह से सेरेब्रल आर्टरीज की ब्रांचेस हैं, सेंट्रल ब्रांचेस हैं, सेगमेंटल आर्टरीज ऑफ स्प्लीन है, किडनी है, लंग है, ये सब एंड आर्टरीज होती है. ठीक है. इसमें कोई एनास्टोमोसिस नहीं होता.
जो ग्लोमेरुलस होते हैं, ये ग्लोमस बॉडी apparatus कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, तो ये फिंगर्स और टोज में ज्यादा होते हैं, इसमें एट्रियोवेंट्रिकल व एट्रियोवेनस शंट्स होते हैं, तो उसमें सराउंड करते हैं कैप्सूल भी, इसको तो हम ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मैम एक क्वेश्चन है, ये जो आपने आर्टरीज और वेन्स की वॉल बताई थी कि इंटिमा मीडिया, तो तीन टाइप की कैपिलरीज हमने पढ़ी हैं, तो इन तीनों में वही सेम तीनों वॉल्स होंगी, या जो फेनेस्ट्रेटेड है या एक तीसरी टाइप जो हमने पढ़ी थी उनमें कोई डेफिशिएंट होगी? इसमें कोई वॉल नहीं होती, कैपिलरीज में कोई वॉल नहीं होती है, कैपिलरीज में कोई वॉल नहीं। कैपिलरी की वॉल में सिर्फ एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन है यस बस। मैम, सिंपल ठीक है स्क्वैमस ठीक है, एंडोथेलियम है, थैंक आपको बताया था कि सिंपल स्क्वैमस यू है। जी। एक्सक्यूज मी मैम, ये ग्लोमस बॉडी फिर से एक्सप्लेन कर दें। ग्लोबुलस बॉडी में एट्रियोवेनस शंट्स होती है ना, जो एट्रियोवेनस शंट्स होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एट्रियोवेनस शंट्स हैं, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो, खास अगर फिंगर जो बिल्कुल एग्जांपल जो आपको बताया था इसमें, ये डर्मस लेयर में स्किन में होगा, ये टेम्परेचर रेगुलेशंस के लिए होता है। ठीक है, स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मस और एक डर्मस है, तो डर्मस में ये ग्लोबुलस पड़े होते हैं। ग्लोबुलस बेसिकली क्या है? एट्रियोवेनस एनास्टेमोसिस है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का एट्रियोवेनस एनास्टेमोसिस है, इसमें कैपिलरीज नहीं आएंगी ना। ठीक है, कैपिलरीज नहीं आएंगी तो जल्दी से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो इसमें इसके खासियत ये होती है कि इसको साउंड करता है कैप्सूल, और दे आर मोर न्यूमरस इन द फिंगर एंड टोज, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए फिंगर और टोज में ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ तक मैम कोई एक क्वेश्चन? मैम हाँ एक बीसीक्यू आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से कि इलास्टिक टिश्यू जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहाँ तक प्रेजेंट होता है, कौन सी लेवल तक, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स तक, कौन सी जगह तक? इलास्टिक तो थ्रू आउट प्रेजेंट होता है। जिस तरह एल्वेलर सेक्स हैं या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, तो उसका वो बीसीक्यू पूछते हैं कि वो कहाँ तक होता है। शायद एल्वेलर सेक में तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई वो है एक लिमिट, तो उसका मैंने कंफर्म करना था। इलास्टिक जो होता है, मेरा ख्याल तो है कि इलास्टिक थ्रू आउट होता है प्रेजेंट, मैं कंफर्म भी कर देती हूँ आपको। यस मैम, थैंक यू। इलास्टिक जो है वो थ्रू आउट प्रेजेंट होता है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मगर मैं आपको फिर भी चेक करके बता देती हूँ। और कुछ पूछना चाहते हो? मसल्स के डिफरेंस बताएं क्या क्या होंगे? एक स्केलेटल मसल होगा और एक कार्डिक मसल होगा, एक कार्डिक मसल, एक स्केलेटल मसल, एक स्मूथ मसल। ठीक है, आप लोग गायब हो जाते हैं, लगता है कहीं चले गए हैं यस मैम। मैम इधर ही है। इधर ही। जी बताएं, तीनों में डिफरेंस क्या होगा?
तीनों में क्या डिफरेंस होता है? मैम कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड होते हैं और स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। बाकी जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें टाइट गैप जंक्शंस होते हैं और स्मूथ में तो नहीं होते। बाकी उनका नहीं पता स्केलेटल का। तीनों के डिफरेंसेस जो हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगी, मैं भी देख लेती हूँ उसको ना, चेक करके बता देती हूँ। अगर हम मसले को थोड़ा सा देख लेते हैं, मसले की मैं प्रेजेंटेशन देखती कहाँ में रखी है। जी मस्कुलर टिश्यू में एक कार्डिक मसल है, एक स्मूथ मसल है और एक जो है स्केलेटल मसल। ठीक है, तीनों के लोकेशन में डिफरेंस पता है कहाँ का। कार्डिक मसल जो हार्ट में है, स्केलेटल मसल जो है वो स्केलेटल सिस्टम के साथ है, रेस्पिरेट जो स्मूथ मसल है वो सारे उसके साथ है, विस्टा के साथ होगा, वेसल्स में भी देखा अभी हमने, वेसल वॉल में भी है। ठीक है, जो ऑर्गन्स की वॉल है सब में स्मूथ मसल होगा। अब तीनों के जो शेप्स ऑफ सेल्स है ना उनमें भी डिफरेंस होता है। ठीक है, हम जो कार्डिक मसल है वो कहते हैं क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, ऐसे ही है ना। जो कार्डिक मसल है वो थोड़ा सा जो है वो ब्रांचिंग पैटर्न में आता है। कार्डिक मसल जो होता है, कार्डिक मसल का क्या होता है? Yes, ब्रांचिंग पैटर्न। ठीक है, और जो स्मूथ मसल है वो फ्यूजिफॉर्म शेप का होता है। उसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो लार्ज है और टेपरिंग एंड्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास वो है स्केलेटल मसल है वो थोड़ा सा जो है ना रेक्टेंगल शेप का या उस शेप का होता है। ठीक है, तीनों की शेप डिफरेंस होगी। फिर हमारे पास और डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं वो डिफर करते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में हमने कहा था कि जो मसल सेल है वो कल हमने पढ़ा था जब हमने ऑस्टियोक्लास्ट, तो हमने कहा था एक मसल जो स्केलेटल मसल है वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड के अलावा उसके न्यूक्लियाई होते हैं पेरिफेरी भी पड़े होते हैं। ठीक है, कार्डिक मसल में सेंटर में होंगे पड़े हुए और स्मूथ मसल भी सेंटर में पड़े होंगे। कार्डिक और स्केलेटल दोनों जो होते हैं वो स्ट्राइटेड होते हैं और स्मूथ जो होता है वो नॉन स्ट्राइटेड होता है। ठीक है, this is how we define the muscle. A tissue which we classify as muscles are those which are in native physician have come to emphasize the property of contraction. ठीक है, muscle cells जो हैं they are also known as the fibers. ठीक है, जो आपको आते हैं कभी सवाल आएगा वो डिफरेंस में स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में, स्ट्राइटेड मसल कौन सा वाला होता है? आप कहते हैं स्केलेटल मसल है, कार्डिक मसल है, और नॉन स्ट्राइटेड में जो है वो स्मूथ मसल है। स्ट्राइशन की रीजन क्या होती है पूछी जाती है, तो स्ट्राइशन की रीजन जो है एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, वो स्केलेटल मसल में होती है, कार्डिक मसल में भी होती है।
और ये नहीं कि स्मूथ मसल में एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स नहीं होती, मगर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स जो है वो इरेगुलर शेप में पड़ी होती है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है कि उसमें बैंड्स बन जाए, लाइट और डार्क बैंड्स बने जो हमें स्ट्राइडेड अपीयरेंस लगे, जैसे ज़ेब्रा की होती है लाइनें, इस तरह का नहीं होता। ठीक है, तो स्केटल और कार्डिक में एक और डिफरेंशिएशन पॉइंट भी होता है कि कार्डिक मसल जो होता है उसके अंदर इंटीग्रेटेड डिस्क होती है। तो इंटीग्रेटेड डिस्क क्या होती है? डेफिनेटली हमें चाहिए कार्डिक मसल में एक रिदम चाहिए, ये नहीं है कि ये पोर्शन पहले कंट्रैक्ट किया फिर वो अलग से करेगा, वो अलग से करेगा, इट हैज टू बी इन रिदम। ठीक है, सिंक्रोनस के लिए, तो इट हैज टू हैव कनेक्शन विद ईच अदर। तो कार्डिक मसल जो होता है पहले यहाँ आया फिर ब्रांच किया, इसके ब्रांचिंग पैटर्न भी आगे से जो है ना एक दूसरे के साथ जो है दे हैव गॉट जंक्शंस। वो जंक्शंस होते हैं वो स्टेप लैडर शेप के होते हैं एंड दे आर नोन एज द इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, तो उसमें 3 तरह के जंक्शन होते हैं। आपसे सवाल पूछते हैं एमसीक्यूज में, इंटीग्रेटेड डिस्क में कितने जंक्शंस होते हैं? आप बताएंगे गैप जंक्शन है, फेशिया एडहेरेंस है और डेस्मोसोम है। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल एमसीक्यूज बनते हैं इनके डिफरेंसेस में। दिस इज हाउ इट लुक लाइक। यू कैन अप्रिशिएट कि जो हमारे पास यहाँ पे स्केटल मसल है, इसकी शेप कैसे है, ये देखिए ब्रांचिंग पैटर्न दिखा रहा है। ये कार्डिक मसल है, इसका सिंगल न्यूक्लिया है, इसके मल्टी न्यूक्लियड सेल्स हैं और ये फ्यूजिफॉर्म शेप का है। ठीक है, मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? दे आर सर्टेन फंक्शनल सब यूनिट्स ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, मायोफिब्रिल्स जो हैं वो मसल फाइबर के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर मायोफिलामेंट्स होती हैं। मसल हो गया, मसल के अंदर मायोफाइबर्स होगी, मायोफाइबर्स के अंदर यू कैन अप्रिशिएट ओवर हियर ये मायोफिलामेंट्स है। तो ये मायोफिलामेंट्स क्या आती हैं? एक्टिन मायोसिन फिलामेंट है। और एक Z6 से लेकर दूसरे Z6 तक वी हैव गॉट दी सार्कोमेयर, जो कि बेसिकली जो बेसिक कंट्राइल जो यूनिट होता है स्केलेटल मसल का, दैट इज दी सार्कोमेयर। ठीक है, ए और आई बैंड्स होते हैं, ये आपको फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ाया गया होगा। इनकी कंट्रैक्शन अगर देखें तो ऐसे होगी, ये मूव करते हैं। रेड वाले जो दिखाए हुए हैं दे आर द एक्टिन फिलामेंट्स और जो ब्लू कलर के हैं दे आर द मायोसिन फिलामेंट्स। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं दे रिप्रेजेंट एज द आई बैंड एंड द मायोसिन फिलामेंट्स व्हिच आर थिकर फिलामेंट्स हैं ये सारे। ठीक है, और ये जो है ना दे मेक अप द ए बैंड, और ए बैंड के अंदर फिर एच जोन होता है, एच जोन के अंदर फिर एम लाइन होती है। ठीक है, और आप बेसिकली एक्टिन फिलामेंट्स की सेंटर से देखें गुजर रहा है ये जो है ना, ये जो एक सार्कोमेयर जेड लाइन जो होती है, ये सिर्फ एक सार्कोमेयर बनेगा। बस इतना एनाटॉमी में पूछते हैं। फिर कभी कभी पूछते हैं थिन फिलामेंट्स में कौन सी प्रोटीन्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जी एक्टिन है, फैक्टर डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ट्रोपोमाइसिन्स हैं, ट्रोपोनिन हैं, ये ऑल मेक अप ऑफ दीस थिन फिलामेंट्स। तो कोई एमसीक्यू में लिखा हो ना जी एक्टिन, एफेक्टिन या ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से ये ठीक है ये थिन फिलामेंट्स में होते हैं। थिक फिलामेंट जो बनते हैं बेसिकली वो वो हम कहते हैं, आप लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं, गोल्फ क्लब की तरह की शेप होती है इनकी, ये मूवमेंट जो होती है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट मायोफिब्रिल का सार्कोमेयर है। ठीक है, एंड दिस इज द कार्डिक मसल। कार्डिक मसल की यू कैन अप्रिशिएट कि इसका ब्रांचिंग पैटर्न देखें कैसा है। ये ब्रांचिंग पैटर्न है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, इसमें बहुत सारे ना विद एज पिगमेंट्स भी बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाती हैं, तो पिगमेंटेशन भी इसकी बहुत होती है। दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स, जो हमने कहा था इंटीग्रेटेड डिस्क, ये देखिए स्टेप लैडर अपीयरेंस में होती है। ठीक है, इसमें आपको बस याद रखना है कि इसमें डेस्मोसोम, गैप जंक्शंस और फेशिया एडहेरेंस होते हैं, ये बस पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, 3 मैंने जंक्शन बताए आपको। ये एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, एक लैटरल कंपोनेंट। स्मूथ मसल जो होते हैं वो फ्यूजिफॉर्म शेप के हैं। ठीक है, दे ये बंडल्स जो शीट्स बनाते हैं, दे गॉट टेपरिंग एंड्स, दे गॉट न्यूक्लियाई। फिलामेंट की जो थिक थिन बैंड की इसमें देखिए सारे हैं, थिन फिलामेंट्स भी हैं जो एक्टिन है, ट्रोपोमाइसिन है, थिक फिलामेंट्स भी हैं जिसमें से मायोसिन है। ठीक है,
ये इस तरह से अपीयरेंस है इसकी स्मूथ मसल की। देखें ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स सारे, ये जो है ना यहाँ पर, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है इसमें थिन फिलामेंट्स भी हैं, थिक फिलामेंट्स भी हैं और डेंस बॉडीज भी हैं। तो ये सारे जो है ना ये बेसिकली गियर अरेंजमेंट होती है। ये तीनों में मेन डिफरेंस है। देखें एक क्वाड्रेटिक शेप का स्केलेटल मसल है, फिर ब्रांचिंग पैटर्न कार्डिक मसल है, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है, इसकी ब्रांचेस है, स्ट्राइएशन है, इसके अंदर स्ट्राइएशन भी है, टिकेटेड डिस्क भी है। स्मूथ मसल के अंदर जो है ना फ्यूसिफॉर्म शेप है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियाई है, इसमें भी मायोसिन फिलामेंट्स हैं मगर इसमें रेगुलर बैंड्स नहीं होते जैसे जो कि इसको स्ट्राइएशन दे, ये नॉन स्ट्राइटेड में आता है। ठीक है, ये तीनों का डिफरेंस है। तो ये मसल्स के बारे में इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपका पेपर 1 है उसके लिए। ठीक है, तो हम जो कवर किए हैं आज, हमने टिश्यूज कवर किए हैं, हमने एपिथेलियम को कवर किया है, ग्लैंड्स को कवर किया है, फिर नर्वस टिश्यू को कवर किया है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर किया है और फिर हमने मस्कुलर टिश्यू को कवर किया। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका रह गया मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको चेक करके कंफर्म कर दूंगी इलास्टिक कंपोनेंट कहाँ तक एक्सटेंड करता है। जो मुझे याद पड़ता है वो थ्रू आउट प्रेजेंट होता है इलास्टिक कंपोनेंट। एपिथेलियम चेंज हो जाता है, बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस हो जाता है स्ट्रेटिफाइड से, अगर इलास्टिक कंपोनेंट आई थिंक एक्सटेंड करता है आखिर तक। स्मूथ मसल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं मगर इलास्टिक कंपोनेंट रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है 1-2 मिनट है तो इसमें मैं देख लेती थैंक यू। हूँ अगर मुझे यहाँ से आंसर मिले। जी एनी क्वेश्चन? मैम डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम का डिफरेंस बता दें। डेस्मोसोम का ये होता है कि डेस्मोसोम लेटरल साइड पे होते हैं। ठीक है, लेटरल डोमेन हमने पढ़ी थी वो डेस्मोसोम वहां होते हैं, और जो हेमीडेस्मोसोम होते हैं वो हमेशा बेसल साइड पे होते हैं, यानी कि उनका आधा हिस्सा गायब होता है, आधा हिस्सा होता है आधा हिस्सा नहीं होता। मैम ठीक है? लोकेशन लोकेशन जो होती है डेस्मोसोम की लोकेशन लेटरल वॉल में होती है, लेटरल डोमेन में पढ़ी। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? डेस्मोसोम तो देखिए एपिथेलियम में होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में होंगे बहुत ज्यादा। डेस्मोसोम जो होते हैं हम आप जब पढ़ते हैं लेट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की एपिडर्मिस की, आपने एक स्ट्रेटम स्पाइनोजम पढ़ा होगा, सुना हुआ है ना? स्ट्रेटम स्पाइनोजम एक होता है, स्पाइनी टाइप शेप हो जाती है सेल बिकॉज These are the type of the MCQs which we usually we have been having in previously in the part 1 examination, but now there is a new MCQ tool. But again, the same sort of questions are being asked. So I'll hurriedly go through them. Germinal follicles or secondary follicles are present in A, cortex of lymph node, B, medulla of lymph node, C, cortex of thymus, D, medulla of thymus, and E, spleen. MCQ number 2. I hope you have written the answer. A lymphoid structure in which lymphatics are received in subcapsular sinus is A, lymph node, B, thymus, C, Peyer's patches, D, tonsils, and E, spleen. The answer is so simple that I think you would have answered by now. Question number 3, lymphatic nodules are absent in palatine tonsil, B, thymus, C, lymph nodes, D, adenoids, and E, Peyer's patches. Again, quite simple answer. Question number 4, lymphoid structure with partial covering of squamous epithelium is A, lymph node, B, thymus, C, palatine tonsils, D,
spleen, E, Thayer's patches. Question number 5. A 6-year-old boy presents to clinic after eating peanut with complaint of tingling sensation in lips and mouth, followed by tummy pain and crampy diarrhea. He also has some difficulty in swallowing and breathing. The cells causing reaction would most likely be developing in A, medulla of lymph nodes, B, germinal center of lymph nodes, C, medulla of thymus, D, skin-associated lymphoid tissue, and E, periarteriolar lymphoid sheath of spleen. Number 6, where does immunoglobulin switching from IgM to IgG primarily occur? A, bone marrow, B, peripheral blood, C, germinal center, D, thymus, and E, splenic red pulse. Next is lymphoid organ containing reticular fibers is liver, B, lungs, C, spleen, D, bone marrow, and E, ileum. Question number 9 is Thayer's patches are aggregates of lymphatic nodules found in areas of A, tonsils, B, appendix, C, ileum of small intestine, D, thymus, and E, jejunum of small intestine. 10. Aggregates of lymphoid nodules consist of cells involved in fighting invading pathogens. The example of such encapsulated structure is A, tonsils, B, appendix, C, Thayer's patches, D, thymus, and E, mucosa-associated lymphoid tissue. Question number 11. Within a lymph node, there is a cortex and medulla. Which of the following are formed in cortex? A, T cells, B, B cells, C, dendritic cells, D, NK cells, and E, macrophage. Question number 12. Regarding pharyngeal lymphoid tissue, the following are correct except A. I would just tell you that the questions with the word except are not good questions, but still there are few questions in the pool which are of this type. So I have added this type of MCQ as well. Just as an example, A, in palatine tonsil, duct of gland opens at the bottom of the crypt. B, infection results in increase in lymphoid tissue. C, it has no efferent lymphatics. D, the epithelium dips into lymphoid tissue as crypts. E, the palatine tonsils are covered with stratified squamous epithelium. Now, which of the answer is incorrect out of these? Question number 13. Husserl's corpuscles of thymus gland are made up of A, type 4 epithelio-reticular cells, B, type 5 epithelio-reticular cells, C, type 6 epithelio-reticular cells, D, T lymphocytes, and E, B lymphocytes. Question number 14. Red pulp of spleen consists of A, reticular fibers, B, lymphoid nodules, C, splenic cord of Billroth, D, central arteriole, E, periarterial sheath. Question number 15. The marginal zone of periarteriolar lymphatic sheath of spleen consists of A, T lymphocytes, B, B lymphocytes, C, antigen presenting cells, D, basophils, E, epithelio-reticular cells.
Question number 16. A 20-year-old boy presented in medicine department with a complaint of weight loss, generalized lymph node swelling, splenomegaly, fever of unknown origin, malaise, and rash on insect bite for last 3 months. Examination and workup done and diagnosed with acute lymphocytic leukemia. The cell present in normal lymph node cortex is A. T lymphocytes, B. NK cells, C. Basophils, D. Dendritic cells, and E. Macrophages. Question number 16. A 20-year-old boy, question number 17. Higher endothelial venules are characteristic feature of A. Cortex of lymph node.